अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद। सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ करें, हम हफ्ते का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। रोशन सुबह तो है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब अभी भी अबर आलूद है। और आज 12 अगस्त है, सेकेंड स्पेल था अगस्त का। उस हवाले से बताया गया था कि सेकेंड स्पेल 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक है। और हमने देखा 2 दिन में रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत शदीद बारिश हुई है। और हम देख रहे हैं कि बारिश के साथ साथ मौसम भी खुशगवार हो गया, जो टेम्परेचर है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। अमूमन मानसून में ये होता है कि जब बारिश हो रही होती है तब तक मौसम अच्छा होता है, बारिश के बाद बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। लेकिन अभी जब हम स्टूडियोज़ आ रहे थे तो बड़ा अच्छा मौसम था। उम्मीद करते हैं अब आगे भी मौसम अच्छा हो। और मौसम कैसा रहेगा आगे, इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म है। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक, जनूबी पंजाब, शुमाल मशरक, बलोचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में तेज़ हवाओं के साथ झक्कड़ चलने के भी इम्कानात हैं। इसके साथ साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। आज ये दूसरा स्पेल ख़त्म होना था, 7 से 12 तक की प्रेडिक्शन थी। इसके बाद क्या होगा? क्या अगस्त आगे गर्म और खुश्क होगा, या अगस्त में आगे भी बारिशों के इम्कानात हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये जो बारिशें हैं ये एज़ कम्पेयर टू जुलाई ज़्यादा कंसिस्टेंसी से होंगी, जो कि हमने वीकेंड पे देखा भी है। ज़्यादा बारिशें होंगी। फिर जिस तरह की बारिश रावलपिंडी इस्लामाबाद में हुई, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी सामने आती रही हैं, कुछ क्लाउड बर्स्ट के हवाले से, कुछ ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। ताहम वासा की जानिब से तैयारियाँ मुकम्मल थीं, हमारे दीगर इदारों की जानिब से भी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल खुदा न खास्ता मुमकिन तौर पर जो डेवलप हो रही थी, कम वक्त में ज़्यादा बारिश हुई है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए हम बात करेंगे वासा से ही। और वासा से बात करने का मकसद ये है कि हम जान सकें, हमारे नाज़रीन जान सकें कौन कौन से इलाके हैं जो ज़रा ख़तरनाक हैं या जहाँ पर पानी आने का ज़रा ख़तरा मौजूद है। बिल्कुल जनाब, और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एमडी वासा रावलपिंडी मोहम्मद सलीम शरीफ साहब ने। मोहम्मद सलीम अशरफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे सलीम साहब कि ये जो सिचुएशन है बारिशों की, जिसमें कॉन्टीन्यूटी से बारिश हो रही है, इसमें नाला लई की क्या सिचुएशन है? क्या नाला लई, क्योंकि हमेशा रावलपिंडी के वासियों के लिए हमेशा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है कि खुदा न खास्ता ये ओवरफ्लो हो गया तो इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ आबादियाँ शुरू हैं, वो अफेक्ट होगी। तो इसकी सिचुएशन के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस दफ़ा भी सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस दफ़ा हमें स्पेशल तौर पर ग्रांट दी थी 140 मिलियन, जिससे हमने नाला लई और इसके अलावा जितने भी नाले थे 15 जो सिटी में बहते हैं उन सब को हमने अच्छे तरीके से साफ किया, उनकी ड्रेजिंग डिसिप्लिन की बर वक्त, जिससे आपने देखा होगा कि इस वक्त आपने 98 mm बारिश जो 1 घंटे में हुई, और उससे आपने देखा होगा नाला लई उसकी सतह 22 फुट तक बुलंद हुई। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी हर तरह की सूरत हाल को काबू में रखे हुए थे, हमने हर तरह के इंतजाम कंप्लीट किए हुए थे। हमारा जो सिस्टम है जितना भी सिटी में फैला हुआ है वो पूरा स्टाफ और मशीनरी के साथ मौजूद था, और हमने किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल पर निपटने के लिए हम बर वक्त मौजूद थे। इसमें आपको बताता चलूं कि जो महकमा मौसमियात था उसने 12 अगस्त तक पेशन गोई की थी कि बारिशें 12 अगस्त तक रहेंगी, लेकिन अभी भी प्रोडिक्शन है कि ये मजीद 1 हफ्ता मजीद बारिशें चलेंगी। तो इसमें ये है कि जो जितने भी डिप्रेशन के एरियाज हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जितने भी हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है अगर उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो कुछ देर के लिए रन ऑफ तो होता है रोड के ऊपर, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आप देखेंगे कि तमाम का तमाम जो पानी वो खत्म हो जाता है और हमारा सिस्टम जो है ना उसको लेना शुरू कर देता है। इसी वजह से ये है कि आपने देखा होगा कि पूरे सिटी में कहीं भी किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल आपको नजर नहीं आई, ना ही किसी किस्म का ऐसा वाकया पेश आया जिससे आप ये समझें कि बर वक्त इंतजाम कंप्लीट नहीं किए गए थे। इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें हमारा स्पेशली तौर पर हमारे जो कमिश्नर है इंजीनियर अमर खटक साहब, और हमारे जो डीसी हैं हसन डॉक्टर हसन वकार चीमा साहब, उनकी अनथक मेहनत हमारे साथ शामिल है। उनकी निगरानी में हम दिन रात काम कर रहे हैं। MCR 1112 वो भी हमारे साथ शामिल है,
और हम सब मिलकर इस सूरत हाल को जांच रहे हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं। और शहरियों को हर वक्त हम डोर स्टेप पे मौजूद हैं ताकि किसी भी सूरत हाल में उनको बर वक्त इमदाद पहुंचाई जा सके अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो। अच्छा, मोहम्मद सलीम साहब, हमने देखा 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और कम वक्त में ज़्यादा बारिश, और ये बारिश ऐसी थी कि 2 दिन मुख्तलिफ स्पेल्स में होती रही है। कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और जो पूरा ज़िला है यहाँ पर खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल के पैदा होने के इम्कानात थे? ये जी जुमा और हफ्ता की रात आपने देखा होगा कि 150 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। और जो सबसे मिनिमम ड्यूरेशन होता है, हम अलार्मिंग सिचुएशन हमारी तब होती है जब 35 mm बारिश होती है 1 घंटे में, लेकिन इस वक्त हमारे पास 48 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है जो 1 घंटे में हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बर वक्त इंतजाम से हम हर परेशानी से बचे रहें। और खुदा ना खासा अगर हम ये बर वक्त इंतजाम ना करते तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी थी। इसमें मैं एक ये बात बताता चलूं कि हम ये तमाम इंतजाम जितने भी हैं वो गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे करती रहती है। एक मेरा वो जो हमारा पब्लिक के लिए मेरा ये मैसेज ये है कि जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, इस तरह हम अपने सीवरेज सिस्टम को, अपनी ड्रेनेज सिस्टम को अगर साफ रखें, अपना कूड़ा क्रिकेट सॉलिड वेस्ट चीजें उसमें ना फेंकें, तो मेरा ख्याल है कि उससे भी हम बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। और डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी गवर्नमेंट की होती है। अगर पब्लिक गवर्नमेंट का साथ देगी तो उससे और खतर का जो इंतजाम अच्छे होते हैं और हमें और फायदा होगा। सही सही सलीम साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पानी की निकासी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि बारिश ज़्यादा हुई है, अब ऐसे में हम देखते हैं कि पानी खड़ा हो जाता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो इसको निकालने के लिए कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, किसी इदारे के साथ कोलैबोरेशन, एक दूसरे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से वासा किन किन इदारों के साथ इन कोलैबोरेशन है और काम कर रहे हैं? इसमें आपको बताता चलो कि हमारे पास 28 डिवाटरिंग सेट मौजूद है और वो 4 QC का ईच डिवाटरिंग सेट है। और उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि हम जिस भी निशेबी इलाके में ज़रूरत पड़ती है हम अपने डिवाटरिंग सेट वहाँ पे पहुँचा देते हैं। और इसके साथ हमारे पास जेटर और शक्कर यूनिट्स मौजूद होते हैं। जहाँ पे डिवाटरिंग सेट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पे हम अपनी मशीनरी भेज देते हैं ताकि वहाँ से पानी लिफ्ट किया जा सके। इसके साथ साथ हमारे पास डबल 1 डबल 2 और इसके बाद हमारे पास कॉर्पोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तमाम टीमें हमारे साथ शामिल होती हैं। और सब हम मिलकर एक काम करते हैं ताकि कोई भी ऐसा वाकया पेश ना आए जिससे कि पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़े। अच्छा, सलीम अशरफ साहब, हम देखते हैं कि पहले भी हमारी बात हुई इस हवाले से कि जितनी ज़रा बारिशें होती हैं, पानी सारे का सारा नालों के ज़रिए या फिर वो ज़ाया हो जाता है, हम उससे कोई इस्तेफादा नहीं कर पाते। वाटर स्टोरेज के हवाले से जो प्लान्स हैं वो मानसून के बाद होंगे, बारिशों के बाद उन पर काम शुरू होगा, या फिर अभी से पर कुछ काम करना शुरू कर दिया गया ताकि हम जो रेन वाटर है उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर सकें, उसको संभाल सकें और बवक्त ज़रूरत काम आ सके? क्योंकि हम देखते हैं कि जब डैम्स का लेवल कम होता है तो पानी की सप्लाई के मामला जो हैं वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं, ख़ासतौर पर रावलपिंडी में। इसमें भी हम आपको एक बताएं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि यूएन हैबिटेट के तावन से चल रहा है। इसमें हमने 30 मुख्तलिफ पब्लिक बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है ना उनका रूफ टॉप रेन जो है ना रेन वाटर जो है ना उसको कलेक्ट करना है और उसको इस्तेमाल करना है। हमारा वो प्रोजेक्ट 50% कंप्लीट हो चुका हुआ है। और इसी तरह हम गवर्नमेंट के साथ जो फर्दर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि ये बारिश का पानी इसको महफूज किया जा सके और इसको रीयूज किया जा सके। सही सही, जिस तरह आपने कहा कि 50% तक ये काम किया गया है, तो आपके सामने देखें जो सिचुएशन है ख़ासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की, लोग टैंकर्स की जानिब बढ़ रहे हैं, लोगों की बोरिंग में पानी नहीं है, ज़मीन में पानी नहीं है, ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे में लोगों को अवेयर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग
तो हर इंसान कर सकता है। हर इंसान, ये जो बारिश का पानी है, 3-4 दिन तक मुसलसल बारिशें होती रहीं, इसमें हम इस पानी को स्टोर कर सकते थे, लेकिन हम अपनी नेग्लिजेंस से, कुछ हमारे पास इकदामात नहीं है, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है। इस हवाले से वासा कितनी आगाही फराहम करने के लिए इकदामात कर रहे हैं? देखें जी, हमने इस हवाले से जो हमारा रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें हमने एक स्पेशल क्लास ऐड करवाई है कि जितनी भी न्यू बिल्डिंग्स, न्यू प्लाजास बनेंगे, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हवाले से स्पेशल काम किया जाएगा। और उसके बगैर जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हवाले से अपने घर में या अपने प्लाजा में या अपनी सोसाइटी में काम नहीं करेगा, तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन करे। तो ये स्पेशली हमने इसमें ऐड किया, और इसी तरह हम इसको, ये जो हमारे पार्क्स हैं उसमें भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा रहे हैं। अभी हमने पीएच रावलपिंडी जो है उसको स्पेशली तौर पर उनके साथ कोलैबोरेशन की थी और उनको बताया था, और 4 प्रोजेक्ट उनके भी पीएचए के भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा ये है कि हम इस सिस्टम को लेके आगे चल रहे हैं। अभी जो हमारा यूएन हैबिटेट के साथ जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ये है कि जो हमारी 30 बिल्डिंग्स जब कंप्लीट हो जाएंगी, तो उनके साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट हम करेंगे। जो हमारा ये जो मेट्रो बस का ट्रैक है, इस पूरे ट्रैक का जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करके उसको हम स्टोर करेंगे और उसको रीयूज करेंगे। तो ये भी एक हमारे पास बड़ा प्लान चल रहा है। इसी तरह जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको भी हम ये कह रहे हैं कि अपनी रूफ टॉप जो वाटर है उसको स्टोर करें, और इसके लिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हम लोगों को आगाही भी दे रहे हैं। और इसमें ये है कि इसमें एक अच्छा हमें फीडबैक आ रहा है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अशरफ साहब, आप वासा क्या कर रहे थे, आप चेयरमैन वासा हैं। और रावलपिंडी सांभर में जो बारिश हुई है उसके बाद कम वक्त में इतनी ज़्यादा बारिश थी और बहुत तूफ़ानी बारिशें रहीं, ख़ासतौर पर जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब, और हमने हफ्ते की शाम में भी देखा कि वैसी ही बारिशें थी। लेकिन जो इंतज़ाम किए गए थे, जो इकदाम किया गया था, उसकी वजह से किसी भी किस्म की सैलाबी सूरत हाल से महफूज रखा गया शहर को। और यकीनी तौर पर वो तमाम वर्कर्स जो फील्ड में मौजूद रहे, जो पानी की निकासी के लिए काम करते रहे, चाहे वो मोटर स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो हमारे सीवरेज के या फिर सैनिटेशन के डिपार्टमेंट के हैं, उन तमाम लोगों को हम सलाम भी पेश करते हैं। वो लोगों की खिदमत के लिए और मदद के लिए हर वक्त मौजूद रहे। बिल्कुल जनाब, इस हवाले से बात करने के लिए हमें एमडी वासा मोहम्मद सलीम अशरफ ने ज्वाइन किया था। और रिजवान, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के हवाले से जो कल से ज़ेरे बहस है। ज़ेरे बहस ऐसी है कि रिजवान के चेहरे पे स्माइल आ गई है। 8 अगस्त से 8 अगस्त से तो ऑब्वियसली, लेकिन कल क्योंकि उसमें बड़ी हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी थे ना, वो कहा जा रहा था कि आज जो बड़े फ़ख्र से ऑफिस भी जा रहे होंगे, आज बड़े फ़ख्र से बाहर भी जा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है अरशद नदीम का, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। मनोभूल निछावर किए गए हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया, हम देखते हैं हुकूमती सतह पर तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत से इक़दामात और बहुत से इनामात के ऐलानात किए गए और उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पे लोग भी मौजूद थे। लेकिन जो अवाम का वहाँ पे रश था और उनके घर तक जो रश था, और किस तरह ढोल की थाप पे जो है वो भंगड़े डाले जा रहे हैं और किस तरह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और जिस तरह रिजवान, आपको मियां चन्नू से बिलोंग करते हैं, वहाँ की जो मशहूर बर्फ़ी है, वो कहा यह जा रहा है कि वहाँ के हलवाइयों की जो है ना मौजें हैं, बल्कि बर्फ़ी ख़त्म हो रही है। अच्छा, वैसे एक बात है मानूर के, जब से अरशद नदीम ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है, तमाम लोग कहीं ना कहीं से मियां चन्नू से कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई वास्ता निकाल रहे हैं, कोई किसी ना किसी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो निकल रहा है। कोई रिश्तेदार हैं किसी पास के गांव में, तो वहाँ पर भी। और मज़ेदार बात यह है कि आपने बताया ना कि बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, तो उन लोगों का ताल्लुक न सिर्फ अरशद नदीम के इलाके से था, बल्कि सिंध से काफ़िले आए, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले आए, बलूचिस्तान से नौजवान आए उनको वेलकम करने के लिए, पंजाब भर से नौजवान उनको वेलकम करने के लिए आए। फिर हुकूमती सतह पर मीडिया की जानिब से पुरतपाक खैर मकदम किया गया और एक जुलूस की सूरत में, जिस तरह बाकायदा जुलूस होता है, वैसे जो 4 घंटे का सफ़र है वो 12 से ज़्यादा घंटों में तय किया। लाहौर से मियां चन्नू कुछ ज़्यादा फासला नहीं है, 200 से 220 किलोमीटर होगा, और ये फासला 12 से
13 घंटे में तय करना इस बात का सबूत है कि हर जगह पर लोग मौजूद थे और वो अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए मुंतज़िर थे। और वर्ल्ड चैम्पियन, हम तो यही कहेंगे उन्हें कि वो वर्ल्ड चैम्पियन है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और कल पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में भी जो अरशद नदीम का जिक्र हुआ, पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तान का कौमी तराना पेरिस में बजा, तो ये अरशद नदीम की मेहनत और उनकी कोशिशें और उनकी कामयाबी की बदौलत ही मुमकिन हुआ। बिल्कुल जनाब, जहां हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया, वहीं पे जो उनके पेरेंट्स का जज्बा है, उनके वालिदैन का जज्बा है, वो भी देखने के काबिल था। और जिस तरह हम सबको उन पे फ़ख्र महसूस हो रहा है और जिस तरह उन्होंने अपनी वालिदा को गले मिल के जिस तरह मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को, बल्कि अरशद नदीम का ये कहना था कि खुशी से नींद नहीं आ रही, मुबारकबाद दे भी रहा हूं, मुबारकबाद ले भी रहा हूं। इससे पहले एक और सीन था, जब अरशद नदीम ने अपनी वालिदा को देखा, वो अपने गाँव पहुँचे हैं, तो वो फ़ौरन अपनी माँ के कदमों में गिरे हैं। और उन्होंने अपनी उस कामयाबी को, जब वो मेडल जीता था तब भी उन्होंने अपनी माँ के, अपने पेरेंट्स के नाम किया था, और कल जब वो पहुँचे हैं तो वो प्रैक्टिकली हमें नजर आया कि उन्होंने माँ की अज़मत को, अपनी कामयाबियों को कैसे माँ के कदमों के नीचे रखा। और जो अरशद नदीम की कामयाबी है, इसमें उन्होंने क्रेडिट दिया अपने पूरे गाँव को, तमाम लोगों को जो कि मुश्किल वक्त में उनके साथ थे, जो कि मेहनत करते रहे और उस वक्त उन्हें सपोर्ट किया जब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मौजूद नहीं थी। बिल्कुल, रिजवान, इस हवाले से सोशल मीडिया पे भी जो है आवाम बहुत खुश है और अप्रिशिएट करी, और एक बड़ी मज़े की मीम भी बन रही है। वो ये बन रही है, क्या पता चला देसी घी के फ़वाइद और देसी घी और प्रोटीन शेक का डिफरेंस पता चला। तो ये फ़वाइद होते हैं भाई देसी खुराकों के, जो हमने देखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो प्राउड, वी आर सो ऑनर्ड कि जिस तरह फ्रांस में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और अरशद नदीम ने जिस तरह वो झंडा लहराया, वहाँ पे जो पाकिस्तानी मौजूद थे, जो उनके जज्बात थे, वी आर सो प्राउड। और अगर इस हवाले से हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक्स का इख्तिताम जो हुआ तब से लेके अब तक, जब इख्तिताम हुआ है, हम आपको अपडेट करते रहे। अब फाइनली इख्तिताम हो गया है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जो था। एक्साइटमेंट, ये सिर्फ एक्साइटमेंट और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी की गई है, हमारे एथलीट्स ने तो की है, लेकिन इसके साथ साथ सफ़ीर जो है पाकिस्तान के वहाँ पे आसिम इफ्तिखार अहमद साहब ने वहाँ पे शिरकत की। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को भी ग्राउंड में दस्ते का हिस्सा बनाया गया। और आप देख रहे हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी कितने ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे जो एथलीट्स एफर्ट्स कर रहे हैं, और जिस तरह हमारी जो सियासी रहनुमा हैं, जिस तरह उनके लिए इनामात के ऐलान कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने उनको चुना। और कहा जा रहा है कि उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ के बारे में अरशद नदीम का ये कहना था कि मैं उनका ही लगाया हुआ पौधा हूँ। और हम देख रहे हैं कि वो अब एक कदावर दरख्त है। 2015 से ये सफ़र शुरू होता है और हम देखते हैं कि 2024 में महज 9 साल में, और पहली दफ़ा जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था, तब लोगों ने अरशद नदीम का नाम सुना, जाना और ये उम्मीदें लगाई कि हमारे लिए वो मेडल हासिल कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में तो वो मेडल हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन उसके बाद अरशद नदीम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फाइनली पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक खित्ते का, पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ पर जिन ममालिक के लोग नहीं भी जानते थे, वो भी पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के बारे में, पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर के बारे में और पाकिस्तान के एथलीट्स के बारे में जान गए। और अब जिम्मेदारी बढ़ गई है स्पोर्ट्स बोर्ड की और अहले इक़्तिदार की, जो इन तमाम तर एथलीट्स के हवाले से फ़ैसले भी करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इक़दाम करते हैं। अब उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है कि वो जेवलिन थ्रो के अलावा बाकी एथलेटिक्स जो हैं उनके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं और वहाँ पर जो टैलेंट मौजूद है उसको कैसे निखार कर हम वर्ल्ड स्टेज तक लेके जा सकते हैं। बिल्कुल जनाब, जिम्मेदारी के साथ साथ फ़ख्र भी बढ़ा और इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जी डिप्टी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शाहिद इस्लाम साहब ने। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले आपके जज्बात बीइंग अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारकबाद तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी, ऑब्वियसली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मुबारक का मुस्तहिक भी है, लेकिन जो जज्बात है बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल, हाउ डू यू सी इट कि जिस तरह वो पाकिस्तान वापस आए, इस्तकबाल किया गया, हमारे एथलीट्स को रिकग्नाइज करना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, आपकी टीम का, आपके प्रोडक्शन क्रू का और ख़ास तौर पर पीटीवी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इनवाइट किया और एक ऐसे मौके पर जब पूरी कौम में एक खुशी की लहर है, आपने उसे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे भी यहाँ बुलाया। जहाँ तक मेरी अपनी कैफियत है तो वो इस कदर जज्बाती है कि शायद मैं बड़ा ज़ब्त करके बैठा हुआ हूँ, और कुछ मानूर ने और आप दोनों ने मिलकर इस तरह से बात की है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर बात करूं, लेकिन नहीं हो, हर काम के कुछ तकाजे हैं
उसकी 2-3 वजूहात हैं कि मैं ज़ाती तौर पर इसमें इतना इन्वॉल्व क्यों हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान में एक बड़े अरसे के बाद इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स के मैदान में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, जी जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और दूसरा, अरशद नदीम के साथ मेरा वो ज़ाती ताल्लुक़ वो मेरे सेंटिमेंट्स को और भी ज़्यादा क्रेज़ी सा कर देता है। अभी मैं कल उसको फ़ोन पर कह रहा था कि पहले आपने लिखा हुआ है अरशद ओलंपियन, इसको मिटाओ और अब लिखो अरशद ओलंपिक चैम्पियन। तो ये मेरी उसके साथ ज़ाती किस्म की बड़ी एसोसिएशन है, क्योंकि वो बड़ा एक बड़ा एथलीट तो वो साबित हो चुका, जी लेकिन जिस चीज़ का लोगों को बहुत कम पता है वो एक बहुत बड़ा इंसान भी है। बिलाशुबा। वो बहुत सीधा, बहुत सादा, बहुत सबमिसिव। जैसे आपने देखा कि मेडल जीतने के बाद वो फ़ौरन भागता हुआ किसी के गले लग कर रो रहा था। जब वो अपने गांव पहुंचा है तो अपनी माँ के कदमों में गिरकर रो रहा है। उसका अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने का अपना ही एक अंदाज़ है। सो मैं उसकी इस खूबियों को देखकर बहुत पहले कहता था कि ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा, और उसने साबित कर दिया है। बिलाशुबा। तो इस मौके पर पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला अब इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। इंशाअल्लाह। अरशद ने जो एक स्पिरिट दी है, यूथ को जो एक रास्ता दिया है, अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अरशद को एक आइडियल के तौर पर लिया जाएगा। और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में ये कमी थी कुछ अरसे से कि बड़े बड़े हमारे जो स्टार्स थे, अब वो कुछ वक्त गुजर गया था, जैसे स्क्वाश में थे, क्रिकेट में थे, हॉकी में थे, अब उसमें एक गैप आ गया था, जिसकी वजह से यूथ अब डी ट्रैक हो रही थी। तो अरशद ने अब उनको एक नया रास्ता दिया है। बिल्कुल। और हम देखते हैं शाहिद साहब के टोक्यो ओलंपिक्स का हमने जिक्र किया। टोक्यो ओलंपिक्स में जब अरशद नदीम ने परफॉर्म किया, वहाँ पर कोशिश की, उसके बाद ही हमें सोशल मीडिया पर जेवलिन थ्रो जो बच्चे कर रहे हैं वो नज़र आना शुरू हो गया। और अब गोल्ड मेडल आया तो हम देखते हैं बाकायदगी से न सिर्फ टिकटॉक है, इंस्टा है, बल्कि फेसबुक पर भी बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, और जो उनके हाथ में चीज़ दस्तियाब है वो बाकायदा नेज़ा नहीं है, वो उसके ज़रिए वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और अरशद नदीम का नाम लेकर वो सलूट भी कर रहे हैं, उनको टैग भी कर रहे हैं। अच्छा, अब जो आपने जैसे बात की, बाकी खेल जो हैं वो काफ़ी ज़रा मुतासर होते हैं। हमारे एथलीट्स जितने भी यहाँ पर आए, उनकी हौसला अफजाई होती है जब कामयाबी मिलती है। कोई एक एथलीट कामयाब होता है तो बाकियों के हौसले बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसका सबसे ज़्यादा गिला रहता है कि एथलीट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो ट्रेनिंग्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उसका गिला शिकवा रहता है कि जो दूसरे मुल्कों के एथलीट्स हैं वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर इंटरनेशनल लेवल के स्टेट ऑफ द आर्ट कोचेज़ के साथ ट्रेनिंग करते हैं। हमारे प्लेयर्स के लिए वो फैसिलिटीज़ अवेल करना इतना मुश्किल हो जाता है, मुमकिन नहीं रहता है। इस गैप को कैसे कम किया जाएगा? एक तो पहली बात, ऑन लाइटर नोट आपने जेवलिन की बात की, तो मैं कल से दोस्तों से कह रहा हूँ कि फौरी तौर पर आप जेवलिन थ्रो की शॉप्स बना लें। अब पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड जो है ये इतना चलेगा कि जेवलिन बहुत बिकेगा इंशाल्लाह। तो दूसरी बात जो आपने की है वो दैट्स सीरियस, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के एथलीट्स को कोचिंग की वो फैसिलिटी नहीं मुयसर जो स्पोर्ट्स लीडर्स या स्पोर्ट्स लीडिंग नेशंस को मुयसर है। हम इसी एक स्पोर्ट्स को अगर प्रेसिडेंट के तौर पर ले लें अरशद नदीम को, तो अरशद नदीम ने 2015 में जब आया तो आपके इल्म में शायद ये बात ना हो, अरशद नदीम ने पहला थ्रो 54 मीटर का किया था। जी। अब उसके बाद 54 से लेकर 92.97 तक जाने का जो सफ़र है ये सारा कोचिंग और ट्रेनिंग का है। सही। अरशद को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कोचिंग की जो बेहतरीन फैसिलिटी थी वो दी गई, बल्कि कई बैरून मुल्क भी इसको बेहतरीन कोचिंग के लिए इंतजाम किए गए। जैसे पहले इसको मॉरिशस भेजा गया, तो जैसे मैंने कहा कि वो बहुत सीधा और सादा है, वहाँ चंद दिन ट्रेनिंग की और बच्चों की तरह रोने लगा, कहता है कि वो सर यहाँ रोटी नहीं मिल रही। तो वो ये इतना सादा है और ये उसके अंदर का इंसान इतना साफ़ है कि वो हर बात करता है। वहाँ से वापस आया, फिर इसको चाइना भेजा गया, फिर 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका भेजा गया, और लास्ट ईयर गवर्नमेंट की कोशिश थी कि इसको उसी कोच से कोचिंग करवाई जाए जर्मनी में जिसने नीरज चोपड़ा को प्रोड्यूस किया। सही। लेकिन फिर इसकी इंजरी का इशू आ गया, वो एक अनदर इशू था। तो इसलिए कोचिंग का जो एरिया है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के, हाँ इसको मैं एडमिट करता हूँ, इसमें कोशिश भी हो रही है, काफ़ी सीरियस स्टेप्स लिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कोचिंग का मेयार वो नहीं है जो आज ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएस या दूसरी लीडिंग स्टेट्स के अंदर है। इसके अंदर
हमें एक सिस्टम हम लेके आ रहे हैं जिसमें अच्छे क्वालिफाइड सर्टिफाइड कोचेस प्रोड्यूस किए जाएं। इसी वजह से हमें हर साल बाहर से कोचेस को लाना पड़ता है। राइट नो भी इस वक्त कोई 2 कोचेस 2 मुख्तलिफ टीमों की ट्रेनिंग में इस वक्त भी शामिल हैं, जैसे वॉलीबॉल है। और वॉलीबॉल में आपने देखा कि जहाँ जहाँ हमने अच्छी कोचिंग को इंडक्ट किया है वहाँ पर हमने एक्सेल भी किया है। रिसेंटली आप देखें 3-4 गेम्स के अंदर पाकिस्तान ने माशाल्लाह लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एशिया लेवल पर हम चले गए हैं। हम स्क्वाश की अपनी स्टैंडिंग को रीगेन कर रहे हैं, उसमें भी एशिया लेवल पर चले गए। वॉलीबॉल में हमने एशिया की टॉप टीम को हराया है। तो ये सफ़र जारी है। लेकिन मैं अगर आप अलाउ करें तो थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा था सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ऐसे परसेप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं जो मायूसी की तरफ जा रहे थे। मुझे डर था कि इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करने की बजाय हम तो ब्लेम गेम में पड़ गए। एक दूसरे को ख़ास तौर पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ज़रा क्रिटिसाइज़ करना आसान होता है। तो ऐसी बातें की जा रही थी जिसके डिसग्रेस का पहलू बढ़ रहा था जी। मैं उन तमाम अपने दोस्तों से, मीडिया के दोस्तों से, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट से ये कहूँगा कि ये ऐसा मौका नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जीत है, ये एक खुशी का मौका है। मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो कमियां कोताहियां हैं उसकी निशानदेही भी करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो ब्लेम गेम बन जाए और ये खुशी का म्यार कम हो जाए। बिल्कुल सही। और हम देख रहे हैं कि अरशद नदीम की जीत ने बहुत से जो ब्लेम गेम है या जो बहुत सी इस तरह की बातें हैं, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, उसका जवाब भी दिया है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सरपरस्ती है तो हमारे एथलीट्स जो हैं वो पॉलिश हो रहे हैं। और जिस तरह आपने बताया कि 52 मीटर से लेके जो 92.97, इट्स समथिंग अमेजिंग। और उस पर कोचिंग का बहुत ज़्यादा हाथ है और गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट भी किया है। स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से काम बिल्कुल जनाब। इसके साथ साथ उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से भी बात की। और उससे पहले हम बात कर रहे थे अरशद नदीम के हवाले से, और अरशद नदीम के साथ साथ हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके हवाले से भी बात कर रहे थे। और हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शाहिद इस्लाम साहब। शाहिद साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, एथलीट्स के लिए, किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप तक जो है वो सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तानी एथलीट्स को? देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड स्पोर्ट्स की अपेक्स बॉडी है जो एलीट लेवल पर काम करती है। यानी आपकी नेशनल टीमों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी बेसिक इसके पास है। और 3 एरियाज़ में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपने एथलीट्स को और फेडरेशंस को फैसिलिटेट करता है। ट्रेनिंग के लिए इंडोर जो ट्रेनिंग यानी विद इन द कंट्री जो ट्रेनिंग है, उसके बाद फॉरेन ट्रेनिंग है, उनकी पार्टिसिपेशन है और ट्रेनिंग कैंप्स हैं। इसके अलावा जब बाहर जाना होता है उनकी लॉजिंग, बोर्डिंग, बाकी फैसिलिटीज़ ये तमाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करता है। और मैं इसी सवाल के साथ इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि 2-3 दिन से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि अरशद साहब के पास जेवलिन नहीं था, वो पार्क में सो रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं, ये सब कुछ दुरुस्त नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2015 से अरशद नदीम जब नेशनल लेवल पर उसने आना शुरू किया है एट द एज ऑफ 17+, अप्रॉक्सीमेटली ही वाज एट दैट टाइम एट 18 ईयर ओनली, उस वक्त से लेकर अरशद नदीम की तमाम तर फॉरेन टूरिंग, उसकी लॉजिंग, बोर्डिंग सारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू हुई है या उसकी फेडरेशन के थ्रू हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ। और अरशद ख़ुद आपको इस बात का बताएगा कि कितना उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से है, उसकी फेडरेशन उसके साथ किस तरह से है, ओलंपिक्स उसके साथ किस तरह से है, उसका अपना डिपार्टमेंट चूँकि वो वापडा का एम्प्लॉई भी है वो किस तरह से है। तो ये सब मिलकर अपने एथलीट्स को फैसिलिटेट करते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं ये कह रहा कि हम बिल्कुल बड़ा सोने में तोलते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और फिर अरशद जैसे एथलीट को तो जितना भी फैसिलिटेट किया जा सके वो कम है। हम अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपने खिलाड़ी को बेहतरीन फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। जो आपने एज ग्रुप की बात की है, ग्रास रूट लेवल पर ये काम सारा सूबे करते हैं। जब वो तमाम नर्चर करके थोड़ा आगे भेजते हैं, फिर हम उनको ट्रेनिंग कैंप्स में लेकर आते हैं, वहाँ से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम शुरू होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ मॉडल्स को डिस्कस किया है, एग्जामिन किया, और हम भी सोच रहे हैं कि हम थोड़ा छोटी एज के लोगों को, बच्चों को उठाएं, एक स्पेशल कैंप में डालें, रेजिडेंशियल एकेडमी की तरह एक इंस्टीट्यूट बनाएं, उसमें उनको ग्रूम करके फिर हम उनको
ओलंपिक पोडियम तक लेकर जाए। सही। सही। तो अब शाहिद इस्लाम साहब, हम जब बात करते हैं अरशद नदीम की, तो एक बहुत अहम किरदार जो उनकी कामयाबी में है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में पोडियम पे ना होना, फिर कॉमनवेल्थ में पोडियम पर आना, फिर ओलंपिक्स में पोडियम पर आना, सलमान फयाज भट्ट साहब जो कि कोच है इस मरतबा, उनका जिक्र वो साथ साथ हैं, अरशद के अलावा शायद ही किसी ने उनका जिक्र किया हो। हम चाहते हैं आप भी उनका जिक्र भी करें और जो उनका किरदार है उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि कितना ज़बरदस्त कोचिंग उन्होंने किया। मैं यहाँ पर हूँ ना उनका जिक्र करने के लिए। जब मैंने उनके डिपार्टमेंट्स की बात की है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अरशद जब 54 की थ्रो पर था तो उसको वहाँ से ग्रूम करने वाली शख्सियत का नाम फयाज़ बुखारी है। आई सलूट हिम। उसने बहुत काम किया, बहुत जान मारी अरशद के साथ, और अरशद भी रेसिप्रोकेटली उसकी बहुत एहतराम देते हैं। फिर जब कॉमनवेल्थ में अरशद ने एक बड़ी अनप्रेसिडेंटल परफॉर्मेंस दी, फर्स्ट टाइम उसने, वो पहला एशियन था जिसने 90 की थ्रो फेंकी जी। और कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री का पहला नया रिकॉर्ड सेट किया। वहाँ से फिर अरशद उस वक़्त भी इंजर्ड था। उस वक़्त मैं एक और नाम लूँगा, डॉक्टर अली शेर बाजवा। उन्होंने एक सच्चे पाकिस्तानी की तरह उसके साथ थे। उसकी टेपिंग का, उसके आराम का इतना ख्याल रखते थे कि सम टाइम मुझे भी कहते थे कि इसको रेस्ट की ज़रूरत है, अब आप इसको छोड़ दें। सही। उन्होंने बहुत मेहनत की और अरशद ने वहाँ 90 की थ्रो फेंकी। वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि मुझे 24 घंटे पहले कहते हैं शाहिद साहब अरशद की इंजरी पे मैंने काम कर दिया, कल जाकर मेडल उठा लें। तो मैंने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अगले दिन मुझे पता चला कि वो किस सोच के साथ कह रहे थे। इसी तरह आपने भट्ट साहब की बात की। पाकिस्तान में इस लेवल के कोचेस बहुत कम हैं। सलमान भट्ट साहब ने अरशद को ग्रूम करके यहाँ तक ले जाने में वो काम किया शायद जो मैं या कोई दूसरा नहीं कर सका। तो हम सब उनको सलूट पेश करते हैं। और भी उनके कोचेस, बहुत पहले मेरे ही एक डायरेक्टर राना नसरुल्लाह साहब उनके साथ थे। एक पूरा कंसल्टेशन का प्रोसेस चलता था। एक स्टेज पर तो हम परेशान थे, जब अरशद 76 पर आकर रुक गए तो हम सोचते थे कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत जिस्म दिया है। आपने देखा होगा कि जितने भी थ्रोअर थे, अरशद की बॉडी उनमें मसल वाइज और बोन वाइज सबसे बेहतर थी। तो जब अरशद एक स्टेज पर आकर रुक गए थे कुछ साल पहले, तो हम परेशान थे। तो फिर भट्ट साहब ने उनको लिया और बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ उनकी स्किल को ठीक रखा, मेंटेन रखा, डेवलप किया, बल्कि साइकोलॉजिकल तौर पर भट्ट साहब ने उनको बड़ा ग्रूम किया। लुक वेरी कंपोज्ड। जब उन्होंने पहला थ्रो अगर डिस्क्वालीफाई हुआ, लेकिन दूसरा थ्रो जब फेंका तो उस वक्त भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी अरशद नदीम की कितना वो मेंटली स्ट्रांग है और कंपोज कितने हैं। बिल्कुल, एंड क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एज वेल। बहुत शुक्रिया शाहिद इस्लाम साहब, आपकी कीमती वक्त का। हमारे साथ डिप्टी जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शाहिद इस्लाम साहब मौजूद थे। अरशद नदीम की वापसी को, अरशद नदीम की कामयाबी को हमारे साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स बोर्ड के जानिब से किए जाने वाले इकदाम के हवाले से हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त है अब न्यूज़ ब्रेक का। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अक्सरियत, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, तमाम लोग अपने बेसिक राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनको तमाम हकूक़ मिले हुए हैं। वो खुल के मर्ज़ी से आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। चाहे उन्होंने अपनी मजहबी जो है इबादत गाहों में जाना हो, चाहे उन्होंने तालीम हासिल करनी हो, चाहे उन्होंने अपनी रसूमात अदा करनी हो, स्टेट सबको प्रोटेक्ट करती है। और कल इस हवाले से अक़लियतों का आलमी दिन भी मनाया गया। और पाकिस्तान में ख़ासतौर पर पंजाब में खुसूसी इजलास भी बुलाया गया था। इस वक्त वज़ीर अक़लियती उमूर, प्रधान पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान भर में अक़लियतों का दिन मनाया गया। हुकूमत पंजाब ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं, ख़ास तौर पर अक़लियतों से जो एहसास महरूमी है उसको दूर करने के लिए। कल के दिन के हवाले से और इस दिन की अहमियत के हवाले से आप क्या कहिएगा? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप सबको, आपके नाजरीन को, देखने वालों को, सुनने वालों को यौम अक़लियत मुबारक हो। 2 दिन बाद हमने यौम आज़ादी भी मनाना है। तो कल के हिस्टोरिक दिन की सिग्निफिकेंस ये है कि 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खिताब किया तो कहा, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर मंदिर, और जो भी आपकी इबादत गाहें। तो उसी पैराए में हुकूमत पाकिस्तान ने
2008 में एक कानून पास किया और 11 अगस्त को नेशनल माइनॉरिटी डे डिक्लेयर किया। तो 11 अगस्त को जितनी भी पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो उस दिन को सेलिब्रेट करती हैं, सेलिब्रेट करके उनके अपने हकूक की बात करती हैं, और हुकूमत उनको ये बावर कराती है कि हम आपके हकूक की जमानत देते हैं और जामन है। तो पहली दफा हुआ, कल बड़ा हिस्टोरिक स्टेप हुआ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हमेशा जिस दिन उन्होंने ओथ लिया असेंबली के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा कि अकलियत मेरे सर का ताज है, और अकलियत को लुक आफ्टर करना, उनका एहसास महरूमी खत्म करना, उनके अंदर डर और खौफ की फजा खत्म करना, ये हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और उसी जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको लेके मेरी मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है। और पिछले 5 महीने की क्लीन मुद्दत में मेरी मिनिस्ट्री में जहाँ बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, वहां पे सिख मैरिज एक्ट के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उनको पास करवाना, माइनॉरिटी के लिए बजट के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 188% का इजाफा करना, लाइकवाइज जो डेवलपमेंट फंड था उसके अंदर तकरीबन 100% उसके अंदर इजाफा करना, जो जायदादें थी, गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, या कुछ ऐसे चर्चेज थे या कोई चर्च की प्रॉपर्टी थी जो लोगों ने कब्जा किया, उनको वागजार करवाना। खुदा ना खास्ता कहीं कि नागहानी सूरत हाल हुई तो चीफ मिनिस्टर खुद भी गई, मैं भी अपने मिनिस्टर्स के साथ वहां पहुंचा। तो हमारा पर्पस इस वक्त जो हमारी पंजाब के अंदर बसने वाली अकलियत है उनके एहसास महरूमी को खत्म करना, उनको ये एहसास दिलाना कि हम तमाम पाकिस्तानी हैं और आप सबके साथ मिलके हमने इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना। आपने देखा जब ईस्टर का मौका आया तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद चल के ईस्टर सेलिब्रेट करने मरियमाबाद गई। फिर मीडिया ने कवरेज दी जब मोहतरमा चल के करतारपुर साहब गई और बैसाखी का फेस्टिवल मनाया। ना सिर्फ वहां जाके के बैसाखी का फेस्टिवल मनाया बल्कि बैसाखी को सरकारी तौर पे मनाने का ऐलान किया। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस एहसास से महरूमी को खत्म करना है, अकलियतों को ये एहसास दिलाना है। और फिर कल का जो एक हमारा इवेंट है ये रिकॉर्ड है, ये हिस्टोरिक। आप अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो कल एक रिकॉर्ड हुआ कि पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर मैंने एक समरी मूव की थी जिसको सीएम साहब ने अप्रूव किया कि पंजाब असेंबली के अंदर हम माइनॉरिटी डे के हवाले से एक बाकायदा सेशन करवाएं, और उस सेशन में हम बातचीत करें कि किस तरीके से हम अकलियतों के हकूक के जामन है, और अगर अकलियतों के कुछ इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, तो उनको किस तरीके से हल किया जाए। तो कल पंजाब असेंबली का एक स्पेशल सेशन था। स्पीकर पंजाब असेंबली का भी शुक्रिया, अपोजिशन लीडर का भी शुक्रिया, तमाम अपोजिशन का शुक्रिया, मेरे ट्रेली बेंच के एमपी साहबान का शुक्रिया जो कल तशरीफ लाए। फिर कल एक कसीर तादाद जो थी वो डिप्लोमेट्स की थी। कल यूएस से डिप्लोमेट आए, यूके से भी आए, उसके बाद कैनेडियन एम्बेसी से आए, ऑस्ट्रिया से आए, जर्मन से आए, फ्रेंच से आए, मल्टीलेटरल यूनाइटेड नेशन के लोग आए, जीआईसी के लोग आए। तो काफी एक ऐसी तकरीब हुई जिसमें सबने शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान को और पंजाब हुकूमत को बड़ा अप्रिशिएट किया कि एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा ऐसा एक्टिविटी की गई है कि इन इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पे अकलियतों को सराहा। फिर कल सब ने मिलके बैठ के अकलियतों की बात की, अकलियतों के हकूक की बात की, अकलियतों के जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न है, उनको एड्रेस करने की बात की थी। सही सही। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम इस महीने के हवाले से बात करें या मौजूदा हुकूमत के इकदाम के हवाले से बात करें तो इसमें माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट तो किया जा रहा है और माइनॉरिटीज़ के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इसमें आप अकलियतों के किरदार को किस तरह देखते हैं, और फिर उन्हीं अकलियतों को पाकिस्तान में आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करने का जो हक दिया गया है इसको कैसे देखते हैं? कहा कि हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं और हम सब हमेशा एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अकलियतें हैं वो बहुत दबी हुई हैं, अकलियतों के मसाइल हल नहीं होते। और इसमें कोई शक नहीं, जब हम क़याम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे पहले लॉ मिनिस्टर थे, जो एसपी सिंघा साहब थे वो उस वक्त वेस्ट पंजाब के स्पीकर थे, और जब उन्होंने कास्टिंग वोट से पंजाब की शमूलियत का फैसला किया। और फिर अकलियत की कुर्बानी है, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारी मेजोरिटी की कुर्बानी है, हमें अकलियत की कुर्बानी को इसमें फरामोश नहीं कर सकते। और जो अकलियतें पंजाब के अंदर बसती हैं ये यहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी है, ये यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं।
मेरे आबाओ अजदाद कहीं बाहर से नहीं आए, मेरे आबाओ अजदाद पिछले 4 नस्लों से 5 नस्लों से मुझे याद पड़ता है, और जो मेरे पास शजरा नस्ब है 5 नस्लों से हम यहीं पे आबाद है। इसी तरीके से बहुत सारी अकलियतें जिनसे भी बात करते हैं वो उनकी शुरू से यहीं पे है। और फिर सिख मजहब की बुनियाद पाकिस्तान में है। इस तरीके से क्रिश्चियनिटी के बहुत सारी जो रिलीजियस प्लेसेस सही बुनियाद सही। यहाँ पे पाकिस्तान में है। हिंदू मजहब के बहुत सारे तीर्थ स्थान यहाँ पे है, जैन मत के बहुत सारे तीर्थ स्थान बहुत यहाँ पे। तो आप जब क़याम पाकिस्तान की बात करते हैं, क़याम पाकिस्तान के वक्त भी बहुत सारी कुर्बानियां हैं हमारी माइनॉरिटीज की, और उन माइनॉरिटीज की कुर्बानियां हम उनको फरामोश नहीं कर सकते। तो आज जब भी हम बात करें, जब भी कानून साजी करें, जब भी कोई लेजिस्लेशन करे, जब भी कोई प्रोग्राम या डिजाइन करे या डेवलप करे, कोई भी इनिशिएटिव ले, तो हमें उसमें कभी भी इनको हमारी माइनॉरिटीज को फरामोश नहीं करना चाहिए थे। सरदार साहब, हम देखते हैं कि अब क़याम पाकिस्तान के बाद और आज हम जब 2024 में बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, पर्सनल ग्रोथ या फिर माइनॉरिटीज़ के बिजनेसेस की बात करें, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, 5% जॉब कोटा जितनी भी नौकरियां सबके अंदर रखा गया। 2% हमने कोटा पंजाब के अंदर रखा है, जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए। और यहाँ पे हम चाह ये रहे हैं कि अक़लियतों के अंदर अगर ये डर और खौफ है और ये एहसास महरूमी है कि हमें नौकरियां नहीं दी जाती, तो इस वक्त आप कल ब्रिगेडियर हैरन बैठी हुई थी, हमारे एयरफोर्स से हमारे हमारे क्रिश्चियन भाई आए हुए थे, इसी तरीके से हमारे नेवी से क्रिश्चियन भाई हुए थे। इस वक्त आपको सिख फौज के अंदर नजर आता है, सिख आपको डॉक्टर नजर आता है, सिख आपको सोशल सर्विसेज नजर आता है। सो यू सी माइनॉरिटी एवरीवेयर। सो ये जो आईने पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम अक़लियतें बराबर के शहरी हैं, तो ये इन लेटर स्पिरिट की आपको नजर आता है, और ये इसको इम्प्लीमेंटेशन है। यस, देयर आर सम लैकूनास जिसको देखने की जरूरत है। अगर आज भी कहा जाता है कि लंबी जो लिस्ट है वो ऐसी है कि अभी वन कमीशन ने कहा है जी कि बहुत सारी ऐसी सीट्स वेकेंट है। लाइक मेरे पास पंजाब के अंदर जब मैं मिनिस्टर बना, मैंने डाटा निकलवाया तो पता चला जी कि 18,000 प्लस सीट्स ऐसी हैं जो माइनॉरिटी की वेकेंट है। तो उसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं, कहीं पे आपको बच्चे नहीं मिलते, कहीं पे लोग अप्लाई नहीं करते, कहीं पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो अब मेरा डिपार्टमेंट इस वक्त काम कर रहा है, और हमने अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को समरी भेजी है कि हम ये जो 18,000 वेकेंट सीट्स हैं इनको फेज वाइज हम फिल करने की बात करें। और मेरा डिपार्टमेंट अभी जो ये काम करने जा रहा है, हम अपने डिपार्टमेंट का 5 ईयर स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान बना रहे हैं। वो जो 5 ईयर स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान बन रहा है वो इन कंसल्टेशन विद द कम्युनिटीज बन रहा है। हम बाकायदा तौर पे कम्युनिटीज के साथ बैठ रहे हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ रहे हैं, एकेडेमिया के साथ बैठ रहे हैं, रिसर्चर्स के साथ बैठ रहे हैं, सिविल सोसाइटी के साथ बैठ रहे हैं, सबके साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जुडिशरी के साथ भी बैठे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूशन होती है, जहाँ पे लोगों के साथ ज्यादती होती है, जब उनको चालान करके जेल भेज दिया जाता है तो फिर अगले ही दिन अदालतें उनको रहा कर देते, फिर बाहर आके वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और पहले से ज्यादा मसाइल क्रिएट करते हैं। तो इस वक्त हम जुडिशरी के साथ भी बैठ रहे हैं कि हमने ये जो इश्यूज हैं इनको कैसे एड्रेस करना है। बहुत सारे इशू इस वक्त हमारी कुछ कम्युनिटीज के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आल्दो कि पंजाब में ऐसा नहीं है, बट स्टिल हमारे लिए एक कॉशन है। फोर्स कन्वर्जन की बात होती है, हम उसको देख रहे हैं कि कैसे हमने उसको लेके चलना है। सो ऐसे चैलेंजेस के साथ नबर्द आजमा होना ये हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी है। और हम इस वक्त पर्टिकुलरली जो वोकेशनल टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग है, डिजिटल लिटरेसी है, बिकॉज सीएम पंजाब का एक विजन है कि हमने पंजाब के अंदर आईटी रिफॉर्म्स लेके आनी है। हमने यूथ जो है उस यूथ को ट्रेन करना है, उस यूथ को हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर लेके आना है, और पंजाब के अंदर हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो हमारी आने वाली यूथ है उसको हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ टावटेल करें, ताकि वो सिर्फ ना अपना बल्कि अपने साथ साथ अपने इलाके का, इस मुल्क के लिए काम कर सके और एक अच्छा खासा हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं थ्रू दिस सर्विसेज। बिल्कुल, बहुत ख़ास आपने बात की कि हमने यूथ को इंक्लूड करना है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार रमेश सिंह साहब। हमारे साथ प्रोग्राम में सरदार रमेश सिंह अरोड़ा मौजूद थे, जो कि सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब हैं। और अक़लियतों के साथ साथ नौजवानों के साथ साथ मिलकर जब हम काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन रिजवान, एक और चीज़ भी, मुल्क तरक्की करता है जब ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ती हैं, चलती हैं और ऐसी एग्जेक्टिव पोजीशंस पर होती हैं
जहाँ पे वो फैसला साजी के अमल में शामिल होती हैं, और जब ऐसी खवातीन आगे आती हैं, बाहर निकलती हैं, तो वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती हैं और खवातीन की नुमाइंदगी भी करती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी की पहली सिटी ट्रैफिक ऑफिसर बेनिश फातिमा साहिबा की। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक माइलस्टोन है रावलपिंडी की तारीख में, एज फर्स्ट फीमेल CTO चार्ज संभाला, और चार्ज संभालने के बाद आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं बेनिश, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, जितनी बड़ी मुबारकबाद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बेनिश, बीइंग अ फीमेल कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, एंड बीइंग अ फीमेल इन यूनिफॉर्म, इट्स सच अ प्राउड मोमेंट। कैसे फील हो रहा है आपको जब आप बाहर निकलती हैं, तो साथ में आप ये भी देखती हैं कि जिस डिपार्टमेंट में आप हैं बहुत ज़्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ खवातीन की नुमाइंदगी करना और खवातीन के लिए एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो आप जैसी खवातीन कर सकती हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात, मेरा पुलिस में कैसा एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा कहती हूँ इट्स माई 7th ईयर इन एक्टिव सर्विस, और बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और होती तो मैं इतनी खुश होती या मैं इतनी एम्पावर्ड फील करती। बीइंग द फर्स्ट फीमेल एज सिटी ट्रैफिक ऑफिसर, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन मेरे सीनियर्स की वजह से, लोगों की वजह से, और जितनी हम लोग एफ़र्ट करते हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो ऑफ़ कोर्स ये एक हमारा एक गोल है। एंड बीइंग अ फीमेल, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें एम्पावरिंग पोजीशन में देखें, ताकि जो छोटी बच्चियाँ हमें देख रही हैं वो उनके पास रोल मॉडल्स हों, और हैविंग रोल मॉडल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ग्रोइंग अप। तो जब वो आपको देखते हैं और आपको देखते हैं कि आप एम्पावरिंग पोजीशंस में, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हैं, आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं, तो उनको एक होप मिलती है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। Exactly. तो आई थिंक दैट इज़ द अल्टीमेट गोल, और बीइंग इन दैट पोजीशन कि मैं किसी को इंस्पायर कर सकूं, ये आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात है। तो आपने कहा कहीं और होती तो इतनी खुश ना होती, तो पुलिस में आने से पहले क्या क्या ख्वाब थे और पुलिस में कैसे आना हुआ, किसने इंस्पायर किया? आई थिंक मेरी लाइफ में मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं हमेशा, स्पेशली माय फादर। और मेरे दोनों पेरेंट्स में, स्पेशली माय फादर, ही हैव ऑलवेज इंसिस्टेड कि आपको जेंडर के अलावा सोचना चाहिए, और आपको हमेशा सोचना चाहिए कि एक इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, और मेहनत करें आप, और मेहनत की जो थकन है उससे डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस इसी में होती है। यही इंस्पिरेशन थी पुलिस में आने के पीछे भी, और यही एम किया था कि ये एक अच्छा कैरियर है, एक यूनिक कैरियर है, इसमें एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है और आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो माय फादर वाज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट, और उनकी इंकरेजमेंट थी और आई वांटेड टू डू इट, और उनकी दुआओं से और अपनी मेहनत से आई थिंक दैट हैपेंड, और अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं बड़ी खुश हूँ इस प्रोफेशन के अंदर। आपने भी, हम पहले बात कर रहे थे पुलिस को लेके, बड़े सारे नेगेटिव इमेजेस हैं। अब आई हैव कम टू अ पॉइंट कि जहाँ मैं सोचती हूँ कि हम ही ने ये इमेज ठीक करना है। अब जो यहाँ से आगे का मेरे कैरियर का पाथ है, उसका एक सबसे बड़ा गोल ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जिनसे हमारी इंटरेक्शन हो रही है, वो पुलिस को उसी तरह, उतनी प्यार से और उससे देखें जिस तरह मैं देखती हूँ। तो मैं डेली, मेरी यही कोशिश होती है कि जो हमारे दफ्तर आ रहे हैं, जो लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आए कि हम उनसे हैं और वो हमसे हैं। वी आर नॉट सेपरेट पीपल, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट देम, एंड हमारे दफ्तर उनके लिए हमेशा खुले हैं और हमारी सारी सर्विसेज उनके लिए हैं। और इस पोस्ट पे भी रह के मेरी यही कोशिश होगी कि हम लोग पब्लिक के साथ साथ चीज़ों को बेहतर करें, उनके लिए आसानी क्रिएट करें। मेरी सक्सेस तब है जब लोगों को आसानी मिले। कोई इंडिविजुअल सक्सेस है नहीं, ये कलेक्टिव सक्सेस है। तो यही गोल है और एम है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जिस तरह खवातीन आ रही हैं, तो वो कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा होता था कि खवातीन भी ज़रा कतराती होती थी, ज़्यादा मर्द होते थे पुलिस में, अब खवातीन भी हैं, अब हम देख रहे हैं ट्रांसजेंडर भी हैं। तो इस वजह से हमारी ज़रा कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और वो जो डर था, वो जो खौफ था, वो जो गैप था, वो कम हो रहा है। बीइंग अ फीमेल, जिस तरह आपने एक बड़ी ख़ास बात की कि मेहनत की थकन से डरना नहीं चाहिए। खवातीन सब मेहनत करती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ घरों में मेहनत कर रही हैं, कुछ बाहर कर रही हैं, कुछ दोनों को मैनेज कर रही हैं। खवातीन पढ़ती भी हैं, मेडिकल कॉलेजेस में भी होती हैं, आला तालीम भी हासिल करती हैं, लेकिन
इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंट नहीं होती, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं, इमोशनली डिपेंडेंट होती हैं। और आपके पास तो बहुत से ऐसी केसेस आते होंगे, आपके सामने तो बहुत सी ऐसी खवातीन आती होंगी जो कि अपनी इमोशनली डिपेंडेंसी की वजह से ज़्यादा सफ़र करती हैं एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। खवातीन को जब आप देखती हैं माशरे में, पाकिस्तान जैसी जगह पे, तो अपने एक्सपीरियंसेस से जिस तरह आप सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, एम्पावरिंग पोजीशन पे हैं, क्या उनके लिए सोचती हैं, क्या करना चाहिए ताकि हर खातून जो है अपनी लाइफ में आने वाले जो कुछ उनकी वजह से गलत फैसले होते हैं या कुछ ऐसे हादसा होते हैं उनसे बच सकती हैं या प्रिपेयर हो सकती हैं पहले से? देखिए, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा रोल आपके पेरेंट्स का होता है। सबसे पहले मेल या फीमेल के अलावा आई थिंक पेरेंट्स का सबसे पहला रोल है। आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, तो मैं इसके ऊपर सोचती भी बहुत हूँ और मैं बड़ी इस पर बिलीव करती हूँ कि आपने आपके चाहे बेटी है या बेटा है, सबसे पहले उनको एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाएं। आपने उनके अंदर खुद एतमादी भी डालनी है, आपने उनके अंदर एक हद का कॉन्फिडेंस भी डालना है और उनको पता होना चाहिए कि वो अपनी ज़ात में दे आर इनफ और उनको आप कॉम्प्लेक्सेस से जितना दूर रख सकते हैं। हम लोग देखते हैं, हम अब तो शायद चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, लेकिन पहले लड़कियों को रंग ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं खेलें, अंदर नहीं खेलें, ऐसे करोगी तो मसल बन जाएंगे, ऐसे। तो ये सब चीज़ें बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हैं और आई थिंक जो हमारी जनरेशन में ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा हमारी इस तरह की अपब्रिंगिंग की वजह से आते हैं। लेकिन अब जो है पेरेंटिंग भी चेंज हो गई है, अवेयरनेस भी बढ़ गई है। बच्चों में कॉन्फिडेंस डालें, चाहे वो खातून है चाहे वो आदमी है, बच्चा है बच्ची है, और जब वो बड़े होंगे तो वो इतने कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होंगे कि कोई भी उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा, वो अपनी टर्म्स पे अपने रिलेशनशिप बनाएंगे। तो आई थिंक इससे चीज़ें चेंज होंगी। बिल्कुल सही। अच्छा विनिश, ख़वातीन की ड्राइविंग की बात की जाए तो अक्सर टैबू है, लगा दिया जाता है कि अगर कोई गलती हुई है तो देखे बगैर ही कह देते हैं कि खातून ड्राइव कर रही होगी, या फिर अगर खातून ड्राइव कर रही है तो ये कहा जाता है कि ज़रा फासले से आप भी ड्राइव करें तो फासले पर रखें। जी जनाब, जहां हम खवातीन के किरदार के हवाले से बात करें तो हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बिनेश मौजूद हैं। वी आर सो ऑनर्ड कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। बिनेश, अब मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगी कि अगर रावलपिंडी की आवाम कोई मसला होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो कि नहीं आ सकती हैं थाने में और वो रोड पे हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, तो वो आपसे कैसे रीच आउट कर सकती हैं? और आखिर में कोई पैगाम अगर आप देना चाहें। आपने बहुत अच्छा किया ये क्वेश्चन करके। मैं सब ख़वातीन को ये बताना चाहती हूँ कि ये रोड्स आप लोगों के लिए हैं और हम आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। आप गाड़ी चला रही हैं, मोटरसाइकिल चला रही हैं, साइकिल चला रही हैं, रिक्शा चला रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, आपको कोई बंदा हरास नहीं कर सकता, तंग नहीं कर सकता। एंड आई एम ऑलवेज़ एट योर सर्विस। आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं, आप रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस पे कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं कि इस जगह पे मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। आप कोई फ़ोटो या वीडियो चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर दें। आप अगर आ सकती हैं तो आप मेरे दफ्तर में, यू आर वेलकम ऑल द टाइम, और इन सड़कों को हम आपको सेफ़ बना के दिखाएंगे। और ये मेरा मैसेज है कि कोई भी बंदा अगर किसी खातून को हरास करेगा तो वी विल मेक इट अ पॉइंट कि हम उसको पकड़ के वी ब्रिंग हिम टू लॉ। दिस इज़ नॉट अलाउड एंड वी विल नॉट लेट इट हैपन इन आवर सिटी। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ हम आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे बहुत और शुक्रिया, हम थैंक यू। आपको गुड लक भी कहेंगे कि यकीनी तौर पर चैलेंजिंग पोस्ट है। ट्रैफिक को सीधा करना और लोगों को ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करवाना एक मुश्किल काम है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में भारी भारी जुर्माने भी अदा करने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियोज़ में रही। और अब हम बात करेंगे कुछ ग्रीनरी की। बिल्कुल जनाब, ग्रीनरी की। और हम देख रहे हैं कि शजरकारी मुहिम अब जारी व सारी भी है, मौसम भी उसके लिए जो है सूटेबल है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आवाम इंडिविजुअल लेवल पर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ग्रीनरी के हवाले से बहुत से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। सीटीए की जानिब से भी सेल्फी विद द ट्री के उससे एक हैशटैग के साथ एक कैंपेन का आगाज़ हुआ है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे भी ये सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि हमने प्लांटेशन करनी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम 2024 का बाकायदा आगाज़ किया। 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। दरख्तों की अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है, न सिर्फ हमारे लिए इंसानों के लिए बल्कि रुए ज़मीन के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेचर का सबसे कीमती तोहफा क्या है? बारिश, जिससे हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हरा भरा रखें। वेलकम टू आवर जर्नी टुवर्ड्स अ ग्रीनर हेल्थियर प्लेनेट। हमारा सबसे बड़ा मिशन है ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी, क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के गार्डियंस हैं। ट्री प्लांट करने के लिए मूनसून सीजन बेस्ट टाइम कंसीडर किया जाता है, मगर सही किस्म के दरख्त चूज करना भी बहुत जरूरी है। नीम ट्री, इंडियन रोजवुड,
इंडियन कोरल ट्री एंड बनियन ट्री जैसे कई दरख्त हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद हैं। वो हमारी हवा को साफ रखते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एंड मौसम रेगुलेट करते हैं। अब इसके बाद दरख्तों की देखभाल करना भी जरूरी है। उन्हें रेगुलर पानी देना, मल्चिंग करना और कीड़ों से हिफाजत करना। ये सिंपल प्रैक्टिसेस उनकी जड़ों को बरकरार रखने और सेहतमंद हरियाली को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हैं। यही दरख्त हमें साफ हवा, साया और सेहतमंद माहौल फराहम करते हैं। तो आइए आप भी हमारी इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। इस इंडिपेंडेंस डे आई कैन कम्युनिटी की मदद करें और पाकिस्तान को 10 लाख ट्रीज का तोहफा देने में हमारा साथ दें। फर्दर आपकी कोई राय हो तो कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपने देखी ट्री प्लांटेशन के हवाले से एक रिपोर्ट। हम देखते हैं कि ट्री प्लांटेशन के हवाले से हमारी अपनी फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो है मीडिया फ्रेटर्निटी। प्लांट अ होप, और यानी कि उम्मीद। और ये दरख्त तो कई 100 साल तक रहते हैं। बिल्कुल जनाब, हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, कुरार्स के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। और हम देखते हैं कि जब हम मीडिया के रोल के हवाले से बात करते हैं तो नैरेटिव बिल्डिंग में मीडिया का बहुत अहम किरदार है। जब भी हम ट्री प्लांटेशन के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो है 14 अगस्त के हवाले से भी ये कैंपेन चल रही है कि 14 अगस्त पे आपने एक पौधा लगाना है, और वो पौधा जो है आपके फ्यूचर के लिए, आपके मुल्क के लिए बहुत अहम रोल प्ले। जी, और पौधा लगाना कैसे आपने 14 अगस्त में जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें पौधा लगाने की एक्टिविटी को कैसे शामिल करना है, आइए दिखाते हैं आपको। जहाँ भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने खुदा से। मिलता है चैन मुझको तेरी जमी पे, रख लूं मैं खाक तेरी अपनी। हमें प्यार है पाकिस्तान से, और प्यार फिर इजहार भी मांगते हैं, और पाकिस्तान से प्यार का इजहार हम इसी तरह से कर सकते हैं कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इसका ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर इसके सफाई का भी ख्याल रखें। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम इसके तहफ़्फ़ुज़ का जो है बात करते हैं, इसके ख्याल की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर ट्री प्लांटेशन के हवाले से बात करते हैं, तो हमें ज्वाइन किया है ऐसी दो शख्सियत ने जो कि सहाफ़ी हैं, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्लाइमेट के हवाले से काम करना शुरू किया। क्लाइमेट के हवाले से काम करना शुरू किया तो उनका एक प्रॉपर काफ़िला बन गया, और उन्होंने कहाँ अपने सफ़र का, कब से अपने सफ़र का आगाज़ किया, अब उनके सफ़र में उनके साथ कौन कौन है। क्योंकि जब हम क्लाइमेट के हवाले से बात करते हैं तो क्लाइमेट वुमेन एम्पावरमेंट के साथ भी लिंक करती है, हमारी हेल्थ के साथ भी लिंक करती है, हमारी इकॉनमी के साथ भी लिंक करती है। अभी आप थोड़ी देर पहले रुमीना खुर्शीद आलम का भी खिताब सुन रहे थे, तो इस हवाले से वो ग्रीन इकॉनमी के हवाले से भी बात करी थी। पूरी दुनिया में आप ग्रीन इकॉनमी पे बात की जाती है। उसके फॉलोअप में हमने देखा जब स्पीकर कौमी असम्बली जिक्र कर रहे थे तो वो भी ख़वातीन का किरदार और ग्रीन इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे कि ख़वातीन का किरदार कितना अहम हो गया है। और जैसे मानूर ने जिक्र किया ना कि पहले सहाफ़ी थी और फिर अब क्लाइमेट पे काम कर रही है। बिल्कुल जनाब, तो हम ख़वातीन के किरदार के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से ख़वातीन से ही जानते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया अस्मा रियाज ने। वेलकम टू द शो। इनके साथ साथ तशरीफ़ में हैं जी रिदा खान। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अस्मा, आपसे जानना चाहूँगी, आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इस चीज़ के हवाले से एडवोकेसी करती हैं, कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया? आप मीडिया में काम करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए इस तरफ कैसे आई? थैंक यू सो मच महानूर।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब मैं काम कर रही थी, ऑब्वियसली मैं रिपोर्टिंग करती थी, तो ये जो मेरा कनेक्शन आई कैन कम्युनिटी के साथ बना है वो एक जो नेचर है मेरे उसी की वजह से बना है कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ हटके करना है सोसाइटी की बेहतरी के लिए। तो आई कैन कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट इस तरह है कि इसके जो टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो आम तौर पे आप सोशल मीडिया पर देखें तो नहीं मिलते। ज़्यादातर आपको एंटरटेनमेंट मिलती है, ज़्यादातर व्लॉगिंग मिलती है। तो यही सोचा था कि जो मेरा वो जर्नलिज्म वाला जो पैशन है ना वो कहीं पे मादूम नहीं होना चाहिए, उसको भी ज़िंदा रखना है और साथ में अपने मुल्क की बेहतरी के लिए भी कुछ करना है। तो सबसे बड़ा जो हमारा इशू है इस वक्त वो क्लाइमेट चेंज का इशू है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है, एक बड़ा मसला बन चुका है। तो आई कैन कम्युनिटी जो है इसके बेसिक जो टॉपिक्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमने जितनी भी चीज़ें लिंक करी हैं, जैसे आपने भी बताया कि क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ एक नाम नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हैं। उसी में आपकी ओवर पॉपुलेशन आ जाती है, उसी में आपकी जो है प्लास्टिक का आप इस्तेमाल करते हैं वो आता है, ज़ीरो वेस्ट आ जाती है आपकी। ये तमाम चीज़ें कि आपने किस तरह अपने माहौल को बचाना है, इन्वायरमेंट को आपने नीट एंड क्लीन रखना है। और फिर भी प्लांटेशन ड्राइव जो हमने रिसेंटली स्टार्ट की, प्लांटेशन ड्राइव जो है वो इसी का ही एक पार्ट है। हमने स्टार्ट में अपने वीडियोज़ में किचन गार्डनिंग से स्टार्ट लिया। जैसे विमेन की आप बात करें, ख़वातीन जो हैं वो घरदारी भी देखती हैं, वो सोसाइटी बिल्डिंग में भी अपना रोल प्ले करती हैं। और किचन गार्डनिंग जो है उसे देखें, एक तो आपको ऑर्गेनिक अपने घर के लिए वेजिटेबल्स मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी, और आपके पैसों की भी बचत है, और आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में खुद को बिज़ी रखेंगे, इंगेज रखेंगे। ये सब चीज़ें देखते हुए हमने इको फ्रेंडली सस्टेनेबल लिविंग टिप्स के ऊपर हमने वीडियोस बनाई। और ये ऐसे टिप्स हैं, आप अगर वीडियोस हमारी देखते हैं, मैं चाहूँगी चैनल पे हमारे ज़रूर जाएं, विज़िट करें आई कैन कम्युनिटी के ऊपर। उसमें एक अगर हमने मसला बताया, मसला इतना बड़ा है लेकिन उसका सलूशन जो है वो एक छोटा सा स्टेप है। आप छोटे छोटे स्टेप अपनी लाइफ में करते हैं तो उससे आप अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो ये जो आपने बताया पाकिस्तान को बचाना है, अभी 14 अगस्त का मौका भी है तो हमें पौधा भी लगाना है। और आज नौजवानों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो नौजवान जो काम कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले एक नौजवान सीटीओ हमारे साथ मौजूद थी जो कि यंग ब्लड है और नई एनर्जीज़ हैं। रिदा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। और रिदा, बहुत सारे ख्वाब होते हैं इंसान के, जैसे अस्मा ने बात की कि एंटरटेनमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और बहुत सारे ऐसे ख्वाब जिनको पूरा करने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। ऐसे में क्लाइमेट चेंज ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट भी है, हार्ड सब्जेक्ट भी है, चैलेंजिंग भी है, तो इस तरफ कैसे आना हुआ? अच्छा, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शुगर कोट नहीं करूँगी। जब शुरू में स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा था कि लोगों की प्रेफरेंस बहुत डिफरेंट होती हैं, लोग नहीं फॉलो करेंगे, लोग नहीं देखेंगे। बट आपको पता है जब हम शुरू से हमारी जो पहली गार्डन से रिलेटेड थी ना, वो किचन गार्डन वीडियो थी, तो जो उसका रिस्पॉन्स आया और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, एंड मैंने देखा कि लोग ये चीज़ें भी देखना चाहते हैं। वो इसलिए उनको अट्रैक्ट नहीं करती शायद क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं नहीं। तो जब उनको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो वो देखेंगे। और फिर जब इसी तरह हमने थोड़ा सा ग्रो किया, हमने उनको बताया कि आप अपने घर में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप ख़ुद से कैसे एक डिफरेंस अपनी उसमें कर सकते हैं। तो जैसे हमें भी यही था ना कि हम पहले वीडियोज़ बना रहे थे, फिर हमने भी वो चेंजेस करना स्टार्ट कर दी कि जैसे हम बात करते हैं कि हम प्लास्टिक यूज़ ना करें, तो वी स्टार्टेड यूजिंग ग्लास बॉटल्स या स्टील बॉटल्स, और फिर हमने प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करना छोड़ दी। तो फिर जब हमने लोगों का रिस्पॉन्स इस चीज़ में देखा तो फिर ना बहुत इनकरेजिंग होता है कि फिर इंटरेस्ट भी डेवलप होता गया। फिर मुझे था कि अब और क्या चीज़ बताएं जिस पे लोगों को लगे ये डिफरेंट भी है और हम कर भी सकते हैं। तो आई थिंक जो ये लोगों का रिस्पांस था उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और फिर मैंने फील्ड को बहुत इन्जॉय करना स्टार्ट किया कि जब आप देखते हैं ना कि आपकी किसी बात या आपकी वजह से कोई डिफरेंस हो रहा हो आपके लेफ़्ट राइट, तो वो आपको बहुत मोटिवेट करता है। बिल्कुल। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी अस्मा कि जब आपने थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताया, और आई बिलीव यू बोथ आर फ्रेंड्स, काम की वजह से दोस्त बनी या मैंने सवाल तो कोई और करना था लेकिन मैंने कहा चलो पहले ये पूछ लूँ, काम की वजह से दोस्त बनी या दोनों दोस्तों ने मिलकर कहा चलो कुछ एनवायरनमेंट के लिए करते हैं? ये आइडिया जो हमारा जनरेट हुआ था, एक इवेंट पे हम मिले थे यूनिवर्सिटी के, मैं भी गई थी, रिदा भी वहाँ से हमारी दोस्ती भी हो गई। मैं भी क्योंकि सोशल नेचर है मेरी, ज़्यादा गपशप, ख़वातीन वैसे ही आपको पता है टॉकेटिव होती हैं तो हमारी दोस्ती होगी, तो वहीं से हमने स्टार्ट किया और हमारे साथ सेम जो माइंडसेट है उसके लोग मिलते चले गए। तो वही बात जैसे आपने बोला है कि काफ़िला एक बन गया। तो स्टार्ट किया था तो एक तन्हा सोच लेके हर इंडिविजुअल चल रहा होता है, लेकिन माइंडसेट सेम माइंडसेट के लोग मिलते हैं तो वो एक आपकी टीम बन जाती है। अब हमारी टीम है, इसमें नौजवान है मोस्टली और वॉलंटियर
बहुत ज़्यादा है इसमें हमारे साथ जो लोग करते हैं। अभी भी हमें रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, कोलैबोरेशन करते हैं लोग। एनजीओज़ हैं, एनजीओज़ भी उसी पैमाने की कि इंडिविजुअल सतह पे लोगों ने स्टार्ट किया और वो उसको कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। प्लांटेशन के फील्ड के जो लोग हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट जितने हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, पहले हम डेटा ढूंढते थे, हमें मिलता नहीं था, अब लोग हमें खुद अप्रोच करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ हमें मैं थैंकफुल हूँ कि हमें कुछ गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट कह लें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान आर्मी, ये हम हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। जहां हमें रिक्वायरमेंट हो हमें सपोर्ट करते हैं, तो उससे हमारा और ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो चलो अभी और ज़्यादा लगन के साथ करना है। बिल्कुल सही। और इसमें जैसे जहाँ सपोर्ट आती है वहाँ पर चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, नेगेटिविटी भी आ जाती है। घर वाले अक्सर कह रहे थे ये कौन सा काम शुरू कर दिया है, इसमें क्या फ़ायदा क्या है इस काम करने को, क्योंकि फौरी फ़ायदा तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ना मिल रहा होता है। और जो इंसान है वो चाहता है कि फ़ौरन रिजल्ट्स आ जाएँ, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स या फाइनेंशियल जो गेंस हैं वो नज़र आएँ। तो रिदा, घर में किसी ने कुछ चैलेंज दिया कि नहीं करना, कुछ और कर लो, जो पढ़ाई की है उस फील्ड में जाओ, इसमें क्या रखा है? आपको पता है घर वालों को ज़्यादा यही होता है कि अगर आप अपनी पढ़ाई से कुछ अलग करें तो आप डेफिनेटली अपना टाइम ही वेस्ट कर होंगे। और लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो ये चीज़ भी बहुत प्रूफ करी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो ही करें, आप अपना पैशन और वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम बहुत फाइनेंशियली गेन करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा डीमोटिवेटिंग शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों ने कहा कि कल्चर, इन्वायरमेंट, प्लांटेशन, इस पर आप बात करेंगे, कोई देखेगा नहीं देखेगा। आई थिंक